हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड डाटा। इस वीडियो में हम सब लुसेंट समान ज्ञान बुक से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का दूसरा टॉपिक पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत कुल 6 टॉपिक पढ़ना है, जिनमें से हम सब पहला टॉपिक पढ़ लिए हैं। यदि आप सब पहला टॉपिक को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप सब वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दूसरा टॉपिक पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र को शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने 1866 ईस्वी में किया था। हेकल द्वारा निर्मित इकोलॉजी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ओइकोस, जिसका अर्थ रहने का स्थान, तथा दूसरा है लोगोस। आगे चलकर इकोलॉजी को ही इकोलॉजी कहा जाने लगा। तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी पूछेगा तो अर्नेस्ट हेकल मारिएगा। और उसके बाद पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय भी जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हेकल को ही प्राप्त है। उनके अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। उसके बाद यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी क्या है? प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ष 1935 ईस्वी में ब्रिटिश पारिस्थितिकी विद आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। फिर से इस लाइन को पढ़ देते हैं। वर्ष 1935 ईस्वी में ब्रिटिश पारिस्थितिकी विद आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा। आर्थर टेंसले के अनुसार किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय पृथ्वी के सजीव संगठकों से संबंधित के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय वातावरण पृथ्वी के निर्जीव संगठकों से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर है सजीवीय समुदाय में कौन कौन आएगा? पृथ्वी के सजीव संगठकों से संबंधित, और उसके बाद अजीवीय वातावरण पृथ्वी के निर्जीव संगठकों से संबंधित में पारस्परिक संबंध होता है और दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। और उसके बाद समुदायों के जीवों की रचना एवं कार्य व उनके, फिर से इसको पढ़ देते हैं। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। यानी पारितंत्र जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं के बीच का संबंध है। और उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की आधारभूत कार्यात्मक इकाई होती है। और उसके बाद यह एकमात्र ऐसी कार्यात्मक इकाई है जिसमें अंतर संबंधित जीवों का समूह और उनके भौतिक या निर्जीव वातावरण अंतर्निहित होता है। इसमें जीव मंडल के सभी संघटक अंतर्निहित होते हैं। इसे किसी विशिष्ट क्षेत्र में जीवमंडल की एक इकाई कहा जा सकता है। और उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है जिसमें सजीव और निर्जीव संघटक अंतर्निहित होते हैं। इसमें सजीवों और निर्जीवों के बीच अंतर संबंध बनाए रखने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं अंतर्निहित होती है। वस्तुतः पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थों का संचयन, इनपुट तथा बहिर्गमन, आउटपुट होता रहता है। और उसके बाद पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। और उसके बाद जैवमंडल के बारे में है। जैवमंडल बायोस्फीयर
मिट्टी सेल जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा जैवमंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र है क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। और उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक होती है जीवीय, एक होती है अजीवीय। यदि अजीवी घटक के ऊर्जा पक्ष को अलग रूप में रखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्रों के तीन घटक होते हैं, एक जीवीय, अजीवीय और ऊर्जा। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय घटक तीन है, उत्पादक। इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। इनका कार्य संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा संचयन करना है। उसके बाद उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों जैसे हरे पौधे अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उत्पादकों को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी तथा इन शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को मांसाहारी कहते हैं। और उसके बाद हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीय उत्पादक कहते हैं। फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं। हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीय उत्पादक कहते हैं। उत्पादक जैविक एवं अजैविक संगठकों के बिचौलिया का कार्य करते हैं। उत्पादक क्या है? जैविक एवं अजैविक संगठकों के बिचौलिया का कार्य करता है। और उसके बाद उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता। इस श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं जैसे गाय, बकरी, हिरण, बंदर, हाथी, जिराफ, चूहा आदि। और उसके बाद द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं मांसाहारी होते हैं जैसे लोमड़ी, भेड़िया, बाघ आदि। ये सब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता का एग्जाम्पल है। उसके बाद तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता, इसमें वे सभी मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं जैसे सांप, चिड़िया, बाज, गिद्ध, शेर, भालू आदि। और उसके बाद नोट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। कुछ नोट पॉइंट का पहला नंबर है, कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें परजीवी यानी कि पैरासाइट्स कहते हैं। उसके बाद कुछ जंतु दूसरे जंतुओं को शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये प्रीडेटर्स कहलाते हैं। इसके बारे में क्या है? कुछ जंतुओं दूसरों जंतुओं को शिकार करके कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये प्रीडेटर्स कहलाते हैं। और उसका इसके अंतर्गत द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। प्रीडेटर्स के अंतर्गत द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। उसके बाद कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, अर्थात सभी कुछ भोजन के रूप में खाते हैं। इन्हें सर्वभक्षी यानी कि ओमनीवोरस कहते हैं। तो इंग्लिश वर्ड भी याद रखिए, ओमनीवोरस। सर्वभक्षी को ओमनीवोरस कहते हैं जैसे मनुष्य। और उसके बाद अपघटनकर्ता के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वे जीवीय घटक है जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक टूटकर नाइट्रोजन, CO2, लवण तथा फास्फोरस व कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु आते हैं। अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत कवक एवं जीवाणु दोनों आते हैं। अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते हैं, इसलिए इसे प्रकृति का मेहतर यानी कि स्कैवेंजर्स कहा जाता है। प्रकृति का स्कैवेंजर्स के नाम से अपघटनकर्ता जाने जाते हैं। और उसके बाद अजीवीय घटक के बारे में पढ़ लेते हैं।
इससे पहले अपघटनकर्ता के बारे में पढ़े थे, और उसके बाद अजीवीय घटक, और उससे पहले जीवीय घटक। तो जीवीय घटक में पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय घटक के 3 होते हैं, उत्पादक, और उसके बाद उपभोक्ता, और उसके बाद तीसरा था अपघटनकर्ता। तो जीवीय घटक के अंतर्गत वे सब आते थे। उसके बाद अजीवीय घटक के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है, जो विभिन्न जीवीय घटकों का नियंत्रण करता है। अजीवीय घटक को 3 घटकों में बांटा जाता है: अकार्बनिक, कार्बनिक, भौतिक। अकार्बनिक घटक, इसके अंतर्गत मिट्टी, जल, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि आते हैं। और उसके बाद कार्बनिक घटक के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अजीवीय घटक को भी 3 भागों में बांटा गया है: अकार्बनिक, कार्बनिक, भौतिक। अकार्बनिक के अंतर्गत कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि आती है, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। उसके बाद अकार्बनिक घटक के अंतर्गत, तो अकार्बनिक घटक के अंतर्गत इसके अंतर्गत मृत पौधों एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा और उनके अपघटन द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया व ह्यूमस आदि आते हैं। अपघटन की क्रिया मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु द्वारा होती है। इनके द्वारा मृत जीवधारियों का कुछ भाग अकार्बनिक रूप में परिणत हो जाता है, तो यह पदार्थ पुनः हरे पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार ये जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित किए रहते हैं, यानी कि कार्बनिक घटक। और उसके बाद किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहती है उसे खरी अवस्था कहते हैं। तो इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहते हैं उसे खरी अवस्था कहते हैं। उसके बाद भौतिक घटक के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जलवायु कारक जैसे प्रकाश, ताप, हवा व विद्युत आदि आते हैं भौतिक घटक के अंतर्गत। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिसमें किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जीवों द्वारा खाद्य ऊर्जा का यह प्रवाह एक ही दिशा में होता है तथा ऊर्जा 10% भागी एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में हस्तांतरित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम लिंडमान ने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद प्राथमिक उत्पाद, हरे पौधे प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी की उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता कवक एवं जीवाणु आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं और भक्षक या भोज के रूप में संबंधित रहते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन, फिर से इसको पढ़ देते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स। उसके बाद खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता होती है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता होती है। उसके बाद खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार की होती है। एक होता है चारण खाद्य श्रृंखला। तो चारण खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों के भागों का उपभोग करके खाद्य श्रृंखला का आरंभ करते हैं, वे चारण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और उसके बाद अपघटक खाद्य श्रृंखला के बारे में, तो यह खाद्य श्रृंखला क्षय होते प्राणियों एवं पादप शरीरों के मृत जैविक पदार्थों से प्रारंभ होकर सजीवों में तथा सूक्ष्म जीवों से अपघटक खाने वाले जीवों में तत्पश्चात परभक्षियों में पहुंचती है। एक उथले समुद्र के जीवों के समुदाय में संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 80% भाग अपघटक श्रृंखलाओं में प्रभावित होती है।
एक उथले समुद्र के जीवों के समुदाय में संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 80% भाग अपघटक श्रृंखलाओं में प्रवाहित होता है। उसके बाद खाद्य जाल के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं न कहीं आपस में संबंधित होती है, अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखलाओं के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखला के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। और उसके बाद खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर प्रवाहित होती है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी कई पथों में यानी कि कई पथों से होकर प्रवाहित होती है। और उसके बाद जैव संचयन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैव संचयन किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन कहते हैं। किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन बोलेंगे। इसके अंतर्गत प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर अनिम्नीकरण प्रक्रिया नॉन डिग्रेडेबल प्रोसेस के माध्यम से विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए उच्चतम उपभोक्ता में संग्रहित होते हैं। संग्रहण की सांद्रता विभिन्न उपभोक्ता स्तरों में क्रमशः बढ़ते जाते हैं। और उसके बाद जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन यानी कि ppm में मापा जाता है। उसके बाद अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों से अभिप्राय ऐसे पदार्थों से है जो जीवधारियों के भीतर उपापचयित नहीं हो पाते हैं, उसको अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कहा जाता है, यानी कि जो नहीं पच पाता है। जैसे DDT क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, DDT और क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन अनिम्नीकरणीय प्रदूषक का एग्जाम्पल है। और उसके बाद जैव आवर्धन के बारे में पढ़ लेते हैं। जब जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च खाद्य जीवों में स्थापित हो जाते हैं तो उसे जैव आवर्धन की संख्या दी जाती है। जैसे BHC, DDT, 2,4-D, पारा आदि पदार्थ खाद्य श्रृंखला के द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं। इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। BHC, DDT, 2,4-D, पारा। और उसके बाद कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं, अतः ये मनुष्यों एवं जंतुओं की वसा तक में संचित हो जाते हैं। कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं, अतः ये मनुष्यों एवं जंतुओं की वसा में संचित हो जाते हैं। श्वसन क्रिया में वसा के ऑक्सीकरण के समय ये पदार्थ रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करके विषैला प्रभाव दिखाते हैं, इसमें कैंसर तक हो जाते हैं। इसी को देखते हुए कृषि में DDT, BHC, 2,4-D एवं मेलाथियान आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिए। किस पर प्रतिबंध लगा दिए? DDT, BHC, 2,4-D एवं मेलाथियान आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिए। और उसके बाद है DDT जैसे प्रदूषक जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। इनका एक बार अवशोषण होने के पश्चात उत्सर्जन द्वारा बाहर निकालना लगभग असंभव हो जाता है। DDT एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद खाद्य श्रृंखला में DDT का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक एवं तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होता है। यह सामान्यतः जीवों के वसा वाले ऊतकों में पाए जाते हैं, यानी कि जमा होते हैं। घास स्थल पारतंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अतः DDT का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होता है। उसके बाद संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के बारे में है। किसी पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखलाओं के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे उतना ही तंत्र अधिक संतुलित होगा, उनमें जीवों की संख्या अधिक स्थिर रहेगी। पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण वनो उन्मूलन यानी कि वन की कटाई है। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, रूपांतरण तथा विसरण ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार होती है। उसके बाद ऊष्मागतिकी के नियम, प्रथम नियम है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यद्यपि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। उसके बाद दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार ऊर्जा के रूपांतरण की क्रिया में कुछ ऊर्जा परिवर्तित रूप में तंत्र में परिक्षेपित अवस्था में विसरित होती है। सृष्टि में ऊर्जा के अनेक रूपों के निम्न कोटिकरण से अंत में ताप के रूप में ऊर्जा वातावरण में विसरित हो जाती है। उसके बाद किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य होता है। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का हस्तांतरण एक दिशीय होता है। यह प्राथमिक उत्पादकों से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाती है और इस हस्तांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। लिंडमान ने 10% का नियम दिया। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित या स्थिर करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य करी के प्रत्येक स्तर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। उसके बाद पोषण स्तर के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। ये इस प्रकार है। पोषण स्तर 1, स्वपोषित जीव प्राथमिक उत्पादक, पोषण स्तर 1 में आता है। स्वपोषित जीव जिसको प्राथमिक उत्पादक भी बोलते हैं। पोषण स्तर 2 में प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। पोषण स्तर 3 में द्वितीयक उपभोक्ता आएगा और पोषण स्तर 4 में सर्वाहारी या अंतिम उपभोक्ता आएगा। उसके बाद अपघटक उपर्युक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं, यानी कि अपघटक सभी पोषण स्तर से आहार ग्रहण कर सकते हैं। और उसके बाद पारिस्थितिक पिरामिड, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र रूप में दिखाया जाता है तो इसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 ईस्वी में रखा था। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 ईस्वी में रखा था। पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड एवं संचित ऊर्जा का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्याओं के संबंध के बारे में बोध होता है, यानी कि किसको दर्शाएगा, तो प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध के बारे में बोध कराएगा, उसे जीव संख्या पिरामिड कहते हैं। ऐसे चित्रों का आधार भाग सदैव प्राथमिक उत्पादकों की संख्या बतलाता है। ऐसे चित्रों का आधार भाग सदैव प्राथमिक उत्पादकों की संख्या बतलाता है। आधार के ऊपर के भाग क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय व उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या बतलाते हैं। ये पिरामिड सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के बनते हैं। तो जीव संख्या पिरामिड सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के बन सकते हैं। और उसके बाद जीव भार का पिरामिड, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध के बारे में बोध होता है, उसे जीव भार का पिरामिड कहते हैं। जीव भार की पिरामिड भी सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वन एवं घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड सीधे बनेंगे। वन एवं घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड सीधे बनेंगे। किसके अंतर्गत वाले? जीव भार का पिरामिड में सीधे उल्टे दोनों बनते हैं। तो वन एवं घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड सीधे बनेंगे। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार का पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होते हुए भी भार में कम होता है। उसके बाद संचित ऊर्जा का पिरामिड, जो पिरामिड किसी
पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण तलों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिमाण का बोध कराता है, उसे संचित ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। यह ऊर्जा प्रायः 1/3 भाग में एक निश्चित समय में देखी जाती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है क्योंकि इसमें समय का सदैव ध्यान रखा जाता है, जो लगभग निश्चित होता है। और उसके बाद भू रासायनिक चक्र के बारे में पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भूरासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के जैव भूरासायनिक चक्र में पाए जाते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्व के जैव भूरासायनिक चक्र में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र O2N2 का चक्र और अवसादी चक्र कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम का चक्र। तो गैसीय चक्र में O2 और नाइट्रोजन का चक्र और अवसादी चक्र में कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम का चक्र। उसके बाद जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया। उसके बाद जैविक अनुक्रमण के बारे में पढ़ लेते हैं। एफ क्लीमेंट ने वर्ष 1916 ईस्वी में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी। तो जैविक अनुक्रमण से कौन संबंधित है? तो एफ क्लीमेंट। जैविक अनुक्रमण एफ क्लीमेंट ने 1916 ईस्वी में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी। उनके अनुसार अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम निम्नलिखित है। और ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया था। और जैविक अनुक्रमण का परिभाषा किसने दिया था? सर्वमान्य परिभाषा तो एफ क्लीमेंट ने। उसके बाद जैविक अनुक्रमण का सही क्रम इस प्रकार है। नगनीकरण यानी कि न्यूडेशन, उसके बाद प्रवास माइग्रेशन, उसके बाद अस्थापना तो इसेसिस, प्रतिक्रिया रिएक्शन, स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे? स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन। और उसके बाद पारिस्थितिक अनुक्रमण भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। घास स्थल में घास ऊर्जा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेता है। फिर से इसको पढ़ लेते हैं। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकेनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। और उसका तो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट द्वारा किया गया था। तो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट द्वारा किया गया था। इन्होंने यह अवधारणा वर्ष 1976 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन में प्रयुक्त किया था। उसके बाद समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शियर कहते हैं। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शियर कहेंगे। और उसके बाद पारिस्थितिक पदछाप, पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवनशैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिक पदछाप कहलाती है।
पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। उसके बाद पारिस्थितिकीय पदछाप की माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। पारिस्थितिकीय पदछाप की माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। उसके बाद पारिस्थितिकी पदछाप के अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का मापन किया जाता है। और उसके बाद अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, पदछाप के आकार को बढ़ा देती है। और उसके बाद पारिस्थितिक पदछाप पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। पारिस्थितिक पदछाप पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है और पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। और उसके बाद प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाले दीर्घकालीन क्षति आर्थिक मूल्य के रूप में को कार्बन का सामाजिक मूल्य कहते हैं। प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति को कार्बन का सामाजिक मूल्य कहते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्टम्स असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं के निम्न 5, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्न 5 प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। पहला है व्यवस्था सेवाएं, खाद्यान्न एवं जल का उत्पादन। दूसरा है नियंत्रण सेवाएं, जलवायु और रोग का नियंत्रण। तीसरा है समर्थन सेवाएं, पोषण चक्रण और फसल परागण। चौथा है सांस्कृतिक सेवाएं, आध्यात्मिक शैक्षणिक मनोरंजन सेवाएं। पांचवा है संरक्षण सेवाएं, विविधता अनुरक्षण। तो इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्न 5 प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। और उसके बाद विविध इंपॉर्टेंट है यह, यूकेलिप्टस के वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। यूकेलिप्टस के वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। अर्निज नेस ने वर्ष 1973 ईस्वी में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। अर्निज नेस ने 1973 ईस्वी में गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्निज नेस ने। यूकेलिप्टस के वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है और अर्निज नेस ने वर्ष 1973 ईस्वी में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। और उसके बाद है पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को ग्रीन ने प्रतिपादित किया। फिर से इसको पढ़ लेते। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को ग्रीन ने प्रतिपादित किया। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय आदि। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। और उसके बाद पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम है। घटती उत्पादकता के क्रम में मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। और उसके बाद पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को एवं थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। तो पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाते हैं। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को एवं थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। और उसके बाद इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और उसके बाद 1962 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रचल कार्सन अमेरिकी जीव विज्ञानी हैं। और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ ऑस्ट्रेलिया ने किया था। और उसके बाद पलाची मारा का संबंध केरल राज्य से है।